नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात होगी कि झारखंड में नई सरकार तो बन गई है, लेकिन बहुत सारे किंतु परंतु हैं। क्या जेएमएम गठबंधन में ही कहीं ना कहीं अभी भी टूट फूट की संभावना है क्या? इस पर करेंगे बात। फिर हम बात करेंगे कि जो विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसमें क्या राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो और गठबंधन की एकता दोनों बिल्कुल आमने सामने आ गई है। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को ममता बनर्जी सरकार ने रोक दिया है और इसके साथ ही सीट शेयरिंग पर गाड़ी बढ़ नहीं रही है। कांग्रेस का फोकस तो उधर है, यात्रा पर, तो गठबंधन पर कोई बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। इसलिए आज खास चर्चा इसी पर करेंगे। और इसके बाद बात होगी कि उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता पर समिति बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट सीएम को दे दी है और अब इस पर बहुत जल्दी उत्तराखंड सरकार शायद कल ही कैबिनेट की बैठक करेगी। फिर 5 फरवरी से वहां पर विधानसभा सत्र हो रहा है, तो जल्दी इसको कानून बनाएगी और लागू करेगी। क्या खास बातें हैं इसमें, यह भी बात करेंगे। और यह भी कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने तलब किया है। मामला क्या है? मामला यह है कि वहां पर 179 जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें 118 जातियां सिर्फ मुस्लिम समाज से आ गई हैं, तो इसको लेकर तलब किया है स्पष्टीकरण के लिए। इस पर भी करेंगे बात। होंगे कई अहम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। महिला सांसद हिना गावित ने की चर्चा की शुरुआत। उधर राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने साधा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना। कहा, क्या उत्तर और दक्षिण को बांटना चाहते हैं? चंपई सोरेन बने झारखंड के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने देर रात सरकार गठन कर दिया था न्योता। अब 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी। यूसीसी समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी रिपोर्ट। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में लगेगी मुहर। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका। सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका में दखल देने से किया इनकार। हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई करने को कहा। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी की तारीख निर्धारित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। देश की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी का दिल्ली में भारत मंडपम में हो रहा है आयोजन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को आयोग के समक्ष उपस्थित करने के लिए जारी किया सम्मन। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की पिछड़ी जातियों की सूची में कुल 179 जातियों में से 118 जातियां सिर्फ मुस्लिम समाज से। और खेल जगत की खबरों में विशाखापत्तनम टेस्ट में टॉस जीतने के बाद भारत की सधी हुई शुरुआत। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने की भारतीय पारी की शुरुआत। भारत ने 2 विकेट लिए। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज का एजेंडा झारखंड से, जहां झारखंड में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। और हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद जेएमएम के नेता चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली है और राज्यपाल ने उन्हें 10 दिन में बहुमत साबित करने के लिए कहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जेएमएम गठबंधन में अभी भी टूट फूट की संभावना बनी हुई है और 35 विधायकों को हैदराबाद भेजा जा रहा है। इस बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा और हाईकोर्ट ने 5 फरवरी का वक्त दिया। लेकिन हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत ने 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। इन सब घटनाक्रम के बीच ईडी ने
कल ही हेमंत सोरेन को स्पेशल कोर्ट में पेश किया था और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांग की थी, लेकिन 5 दिनों का रिमांड मिल गया है आज से। तो हेमंत सोरेन ईडी के रिमांड पर है और झारखंड में सियासी पारा गर्म पर है। इस बीच रिसोर्ट पॉलिटिक्स के तहत 35 विधायकों को हैदराबाद भेजा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन शिबू सोरेन के परिवार में ही मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। नंबर गेम का दावा तो चंपई सोरेन अपने पक्ष में बताते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का असर तो इस नई सरकार पर भी पड़ना लाजिमी है। दरअसल झारखंड में हुए दर्जनों घोटालों में अब तक 25 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच तो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इसे बदले की कार्रवाई बताकर जांच प्रक्रिया पर दबाव नहीं डाला जा सकता। लेकिन विपक्ष और झारखंड में जो जेएमएम गठबंधन है वो यही काम कर रहा है। तो चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड भाजपा के नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि वो भले ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन राज्य का नियंत्रण तो सोरेन परिवार के हाथ में ही रहेगा। जो हेमंत सोरेन के 4 वर्षों का काला अध्याय था झारखंड में, वो दोहराया नहीं जाए। जो लूट खसोट हुई थी खनिज संपदा की, आर्मी लैंड तक को लूट लिया था इस सरकार के, पिछले सरकार के कार्यकाल में, वो दोहराया नहीं जाए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चंपई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों, सत्ता के तार तो सोरेन परिवार के पास ही पीछे से, पर्दे के पीछे से होंगे। और चंपई सोरेन इस प्रेशर को कितना झेल पाएंगे, ये देखने वाली बात है। और दूसरी तरफ झारखंड कांग्रेस के विधायक बन्ना गुप्ता ने रांची से हैदराबाद के लिए रवाना होते समय कहा कि आप सदन के पटल पर हमारी ताकत देखेंगे। फ्लोर में ताकत दिखेगी। न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। लड़े थे, लड़ेंगे। जांच के मुकाबला करेंगे। तो झारखंड में बहुत कुछ चल रहा है, कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, और क्या कुछ अपडेट है। दिवाकर कुमार हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सबसे पहले तो यही बताइए कि वो जो पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया है और हाई कोर्ट ने 5 फरवरी की तारीख दी है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये अदालती प्रक्रिया जो चल रही है इसमें अब आगे क्या होना है, फिर राजनीति पर आएंगे। देखिए, सबसे पहले जो कानूनी दांवपेच की स्थिति है, ईडी ने जब परसों हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको रात भर ईडी कार्यालय में रखा और कुछ सवाल और जवाब का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कल उन्हें जो पीएमएलए कोर्ट है वहां पर हेमंत सोरेन को पेश किया गया। हालांकि ईडी की ओर से 10 दिनों की रिमांड की मांग कल की गई थी और लगातार ये जो था, ये कोशिश की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड ईडी को मिले हेमंत सोरेन का। लेकिन हेमंत सोरेन की वकील की ओर से लगातार ये दलील दी गई कि उनके जो मुकब्बिल है उनको परेशान किया जा रहा है और बेवजह ईडी उनको घसीट रही है। लेकिन जो लगता है कोर्ट पर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ा। हालांकि कल उनको 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और कल की जो रात थी हेमंत सोरेन की, वो होटवार जेल में कटी। तो आप समझ सकते हैं 1 दिन पहले मुख्यमंत्री थे और कल की जो रात थी वो होटवार जेल में कटी। तो आप समझ सकते हैं उनके लिए कितनी विषम परिस्थिति रही होगी और उनकी जो मनोस्थिति है वो अभी अब क्या चल रही होगी। ठीक है। इस बीच आज जब फिर ईडी कोर्ट में सुनवाई होती है, क्योंकि कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज फिर ईडी की ओर से कहा गया कि उन्हें 10 दिन की जरूरत है, क्योंकि अब तक जो वो सवाल और जवाब सीएम हेमंत सोरेन जो पहले सीएम थे उनसे करना चाह रहे थे, वो सवाल जवाब का सिलसिला नहीं हो सका था और उनका कॉपरेशन भी उतना ईडी को नहीं मिला। इसलिए उनसे सवाल जवाब करने के लिए हमें कम से कम 10 दिनों का वक्त चाहिए और 10 दिनों के लिए आज भी डिमांड की गई। लेकिन ईडी कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों का जो है रिमांड दिया है और उसके बाद एक और झटका जो हम कह सकते हैं हेमंत सोरेन को लगा है, वो सुप्रीम कोर्ट से लगा है। हालांकि कल ये हाईकोर्ट भी गए थे, क्रिमिनल रिट याचिका यहाँ पर उन्होंने दायर किया था और उसके बाद उन्होंने बोला कि क्योंकि आपने दूसरे पक्ष को इस मामले में सर्व नहीं किया है तो इस मामले को आप इस तरह से नहीं लेकर जाइए। तो वो चीज आगे लेकर नहीं गई और आज के लिए उन्होंने सुनवाई की तारीख तय की। अब आते हैं जरा राजनीति पर। हाँ, अब जरा राजनीति पर आते हैं। जी। राजनीति में 2 बड़ी बातें हैं दिवाकर। एक तो सबसे पहली बात कि एक तो क्या टूट फूट की संभावना अभी भी है, उसका डर है क्या जिससे कि हैदराबाद शिफ्ट करना है। दूसरी बात ये कि क्या अभी भी सोरेन परिवार में
कहीं ना कहीं ये बात है क्या कि भाई परिवार से किसी को मुख्यमंत्री बनना था। कल्पना सोरेन थी, फिर दुर्गा सोरेन की जो पत्नी, विधवा पत्नी है, उनके बारे में भी बात थी, सीता सोरेन के बारे में। क्या अभी तक लगता है कि सोरेन परिवार ने, वैसे चंपई सोरेन को आगे तो कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी परिवार में इस बात को लेकर उलझन है कि अगर हेमंत सोरेन जेल गए तो परिवार से कोई दूसरा बनता, कोई दूसरा भाई बनता या फिर हेमंत सोरेन की भाभी बनती? निश्चित तौर पर यस। देखिए लालचंद, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होता है, साथ ही साथ इच्छाएं भी होती है। तो वो जब दबी जुबान से जब निकलनी शुरू होती है तो कहीं ना कहीं वो चुपगाट, या तो कहीं से अगर चर्चा भी अगर शुरू होती है तो कहीं वो इजहार उन्होंने किया हुआ होता है, तभी वो चर्चाएं और उसका चर्चा का बाजार गर्म होता है। जब लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो स्थिति झारखंड में बन रही थी, जब 40 घंटे तक सीएम हेमंत सोरेन जो उस समय सीएम थे, हेमंत सोरेन जब ट्रेसेबल नहीं रहते हैं तो लगातार जो सीएम आवास था झारखंड में, वहां बैठकों का दौर चलता है। सीता सोरेन उस बैठक में नहीं पहुंचती है, बसंत सोरेन भी उस बैठक में नहीं पहुंचते। तो आप समझ सकते हैं कि उसको लेकर, क्योंकि लगातार ये जो है उनके खेमे से, हेमंत सोरेन के खेमे से ये बात प्रोजेक्ट की जाती है कि अगले सीएम, या एक तरीके से कह सकते हैं कि माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी कि कल्पना सोरेन अगली सीएम होगी। लेकिन परिवार की तरफ से ही इसका एक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। सीता सोरेन ने काट दिया इस बात को। उन्होंने बोला कि अगर हेमंत सोरेन के बाद परिवार से कोई अगला मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सीता सोरेन होगी। तो आप समझ सकते हैं कि दबी जुबान से उन्होंने अपनी बात रख दी। बसंत सोरेन खुलकर कुछ नहीं बोले, लेकिन बसंत सोरेन को अपने पाले में लाने के लिए जब हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी लिखा, विधायकों के नाम जब चिट्ठी लिखा, तो उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे जो छोटे भाई हैं उनका आप ख्याल रखिए, गार्जियन की तरह उनका ख्याल रखिए। तो आप समझ सकते हैं कि उनको अपने पाले में लाने के लिए कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि परिवार में विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है, और इसी वजह से इस तरह का जो कवायद है वो किया गया। लेकिन चंपई सोरेन को चूंकि कहा जाता है कि वो शिबू सोरेन के बहुत ही खास रहे हैं, बहुत कम बोलने वाले लोग हैं, और अब तक उनकी छवि भी एक तरीके से बेदाग रही है। तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, वैसे में एक बेदाग चेहरे को लाने की कोशिश की गई है ताकि उनके नाम पर जो उनकी राजनीति है, आदिवासी समाज की राजनीति झारखंड में वो करते हैं, उसमें थोड़ी अपनी पैठ को और अच्छे तरीके अच्छा, से ये जो आप उनकी छवि की बात कर रहे हैं दिवाकर, ये तो है ही, लेकिन क्या अगर इसको सामान्य ढंग से समझें तो ऐसा है कि सोरेन परिवार में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई जो कुछ भी उहापोह रही, जो कुछ खींचतान रही, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को मिला कि चलो ना हम सही ना वो सही, किसी नए चेहरे को पकड़ कर लाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, और चंपई सोरेन के नाम पर अभी फिलहाल सहमति दिख रही है। ये तो एक कहावत है, देखिए लालचंद जी, शुरू से ही ये हमेशा फेमस रहा है कि दो की लड़ाई में हमेशा तीसरे की फायदा होता है, उन दोनों को फायदा नहीं होता है। अब क्योंकि कल्पना सोरेन की बात आ रही थी, उधर से सीता सोरेन ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया कि उनका दावा बनता है, तो वैसे में एक तीसरा चेहरा, और लगा कि उनके नाम पर, क्योंकि ये सीनियर लीडर है, तो लगा कि इनके नाम पर पार्टी के जो दूसरे, या महागठबंधन में भी तो कंसेंसस बनाने की स्थिति होती है ना। अब कांग्रेस के लोग विरोध करने लगते, आरजेडी के लोग विरोध करने लगते, तो वैसे में उन्होंने लगा कि चंपई सोरेन को उसका फायदा मिला कि भाई चलो पार्टी की घर की जो लड़ाई है उसमें एक तीसरे नाम को आगे ला दो, और तो घर की लड़ाई भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी, और उसके बाद इस तरह की चीजें सामने निकल के आ जाएगी। लेकिन जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है वो झारखंड में अभी कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि फ्लोर टेस्ट हो सकता है, क्योंकि गवर्नर ने 10 दिनों का इनको समय दिया है, और चूंकि आज सीएम के साथ सिर्फ 2 ही लोगों ने वोट दिया है, तो ये भी जो कांग्रेस खेमे में भी नाराजगी, लगातार ये कांग्रेस खेमे में नाराजगी है। और जब कल विधायकों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब नए मंत्रियों को मौका मिलना चाहिए, ये जो पुराने लोग हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ सामान्य अभी झारखंड में नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में, अब चूंकि इनको हैदराबाद ले जाया जा रहा है, तो एक तरीके से गोलबंद करने के लिए, इनको एक तरीके से बांध के रखने की कोशिश में लगातार जो ये महागठबंधन है वो रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अंदर से एक उबाल दिखता रहता है, कभी परिवार की तरफ से कुछ बात आ जाता है, कभी कांग्रेस के खेमे से कोई बात आ जाती है, तो ये जो लग रहा है ना असमंजस की स्थिति, ये भी आने वाले दिनों में दिखेगी लालचंद। बिल्कुल वो दिखेगी, और इसीलिए चर्चा भी गर्म है कि करीब करीब आधे दर्जन विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको लेकर के उहापोह की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल नजर रखिएगा, क्योंकि झारखंड में बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां से अपडेट्स आते रहेंगे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की क्या राहुल गांधी की जो यात्रा है और गठबंधन का भविष्य, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ा हुआ है क्या, क्योंकि बात बढ़ नहीं पा रही है, बात बन नहीं पा रही है। देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं?
amazing day. What a match this has been. Cracking shot from Nick. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी है आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा यही कि क्या विपक्ष में जो एकता होनी चाहिए थी और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो आमने सामने खड़ी हो गई है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष के जो आपसी गठबंधन के सहयोगी हैं वही इस यात्रा को रोक रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीरभूम पुलिस ने इजाजत पश्चिम बंगाल में नहीं दी, तो ममता सरकार ने इसके लिए कारण यह बताया कि भाई बच्चों का इम्तिहान चल रहा है इसीलिए इजाजत नहीं दे रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि यह कारण कैसा है। लेकिन पश्चिम बंगाल से बिहार आई यात्रा फिर पश्चिम बंगाल क्यों लौट गई, यह भी एक बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल से तो बिहार पहुंची थी पूर्णिया, उसके बाद फिर से पश्चिम बंगाल गई ये यात्रा। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के विरोध के साथ राहुल गांधी की यात्रा की गाड़ी पर पथराव तक हो गए। लेकिन देखिए मजबूरी, देखिए इन सब के बावजूद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि गठबंधन तो बरकरार है। पथराव हो रहे हैं गाड़ी पर, यात्रा को इजाजत नहीं मिल रही है लेकिन गठबंधन बरकरार है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर आरोप लगाया कि वो तो बीजेपी और सीपीएम से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहे हैं, यानी मिले हुए हैं। ममता बनर्जी तो पहले ही कह चुकी हैं कि सीपीएम के साथ उनकी पार्टी का कोई गठबंधन संभव ही नहीं है, वो अकेली ही लड़ेंगी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन में रार को बढ़ा दिया है, टकराहट को बढ़ा दिया है। अभी यात्रा देखिए उत्तर प्रदेश पहुंची भी नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट जारी कर दी और कांग्रेस को झटका दे दिया। एक तरफा लिस्ट जारी कर दी कि यहां पर हम लड़ रहे हैं, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंचने से पहले ही गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार अलग हो गए थे, एनडीए ज्वाइन कर लिया था। अब जयराम रमेश नीतीश कुमार को गिरगिट बता रहे हैं। सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ संसद भवन में तो मिलते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज यात्रा झारखंड पहुंच रही है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन जो पहले सीएम थे वो भ्रष्टाचार के मामले में तो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कांग्रेस के एमएलए अपने सहयोगी दल के साथ हैदराबाद पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल गठबंधन में रहकर अपना विस्तार चाहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव में उन्हें एहसास हो गया कि मिलकर भी कोई फायदा तो हुआ नहीं। इधर बात एनडीए की कीजिए। हालिया बजट में मोदी सरकार ने अपने विकसित भारत संकल्प यात्रा को ही सामने रखा। सरकार वापसी के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी का सूत्र ढूंढ रहा है कि कौन से मुद्दे उठाएं। लोकसभा चुनाव में इस बीच अब 100 दिन से भी कम रह गए, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन से ज्यादा ध्यान तो अपने वोट बैंक पर ही केंद्रित कर रखी है। ऐसे में जाहिर है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से गठबंधन में असंतोष बढ़ा ही है और यह दिख भी रहा है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी दिल्ली जीतेगी और आगामी लोकसभा चुनाव के बाद सभी क्षेत्रीय दलों को एक छतरी के नीचे लाएगी। पश्चिम बंगाल के नोदिया में अपने संबोधन में ममता ने लोगों से अपील की कि अगर वो साथ देंगे तो टीएमसी दिल्ली में भी सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो सच के साथ लड़ेंगी, चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगी। लेकिन जिस सीपीएम ने लाखों लोगों की हत्या की है, उनके घर उजाड़े हैं, उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वो सच के साथ लड़ेंगी, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। আমার প্রতি আপনাদের বিশ্বাস আছে, ভরসা আছে, আস্থা আছে। মনে রাখবেন, দিল্লি জয় আমরাই করব, বাংলা পথ দেখাবে, বাংলায় আমরা একা লড়ব। তার কারণ আমরা জোট চেয়েছিলাম, কংগ্রেস করেনি। সিপিএম কংগ্রেসের জোট হয়েছে বিজেপিকে সাহায্য করবার জন্য। বর্ষে সবাইকে ভয় দেখিয়ে জেলে পুরে দিলেও আমাকেও যদি জেলে পড়েন, আমি জেল থেকে ফুটো হয়ে বেরিয়ে আসব। মনে রাখবেন,
নির্বাচনে জেতার জন্য সবাইকে জেলে পুরছেন। আমাদের সবাই চোর, আর আপনারা সাধু। চোরেদের জমিদার, জোরদার, চোরের মায়ের বড় গলা, শূন্য কলসি বড্ড বাজে বেশি। আজকে ক্ষমতায় আছে তাই সাথে এজেন্সি নিয়ে ঘুরছে, কাল ক্ষমতায় থাকবে না, সব উধাও হয়ে যাবে, সব বিদায় নেবে, এটা মাথায় রাখবেন। तो दीदी ने तो लगता है अलग रास्ता तान दिया है। जो विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन से है उससे अलग रास्ता दीदी कह रही हैं कि हमें ना सीपीएम चाहिए ना कांग्रेस की ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, आप लोग अब समर्थन कीजिए तो हम दिल्ली में टीएमसी की सरकार बनाएंगे बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर। तो क्या दीदी किसी तीसरे गठबंधन की बात कर रही हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ममता के इस कथन को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने जवाब में कहा है कि ममता अपने वोट को बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उनका मकसद केंद्र में बीजेपी को हटाना नहीं है, बल्कि केवल बंगाल में ही चुनाव जीत लेना है। तो अपने वोट को बचाने के लिए इस तरह से ममता जी कह रही हैं। असलियत इसके पीछे यह है, उनका मकसद लगता है कि केंद्र में बीजेपी को हटाना नहीं है और केवल बंगाल में ही चुनाव जीतना है, और उससे जनतंत्र बचेगा नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी भी सरकार गिराई जा सकती है। तो जो बात हम कह रहे थे ना कि क्या ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और गठबंधन दोनों आमने सामने आ गए, आपको दिख रहा होगा ये कि किस तरह से बयान पर बयान आ रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में चारू प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत चारू जी, और दीपक झा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका भी दीपक झा जी इस चर्चा में। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद मिश्र जी के जरिए। विनोद सर, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि क्या ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस ने उस समय बात हुई थी कि भाई 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो कांग्रेस ने उसी हिसाब से अपनी न्याय यात्रा को रखा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस की ये यात्रा कहीं ना कहीं जो विपक्ष की संभावना है, गठबंधन की संभावना है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात है, उसके लिए कहीं ना कहीं बूमरैंग साबित हो रही है, बैकफायर कर रहा है? क्योंकि आप देखिए उस यात्रा के बाद से किस तरह से सहयोगी लगातार या तो निकल रहे हैं या बयान दे रहे हैं। लाल जी, मैं आपके ही रिपोर्ट पे आता हूँ। आज आप देखिए कि पश्चिम बंगाल से निकल के राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा झारखंड पहुंच रही है, लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है? तो आप ये देखिए कि जो पिछले 4 महीने से जो फोटो ऑप का लोगों ने देखा था, देश ने देखा कि चट्टानी एकता, और उस एकता में 28 दलों के लोग किस तरह से हाथ आगे ऊपर किए हुए और देश को ये दिखा रहे थे कि विपक्ष की ये चट्टानी एकता जो है वो मोदी के सरकार के खिलाफ में एकदम प्रचंड बहुमत से जीत रही है। और ये हुआ क्या कि अभी चुनाव के लगभग 100 दिन भी नहीं बचे हैं, और उस पर आप ये देखिए कि सीट शेयरिंग के नाम पे किस तरह से ये चट्टानी एकता दरकती हुई दिख रही है। सही बात। और ये दरकती हुई इस तरह से दिख रही है कि खुद डेरेक ओब्राय का आज का स्टेटमेंट है, जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि टीएमसी के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और सीपीएम से मिलके एक सीट शेयरिंग अलग से बंगाल में कर रहे हैं। हाँ, सही बात। तो जब ये विश्वास का ये बात कह रहे हैं, चट्टानी एकता की बात आप कहते रहे हैं, जो बात आप परसेप्शन में लोगों के सामने में लाए थे, वो सारा परसेप्शन आपके जमीन पे धूल चाटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन परसेप्शन से अलग जिस तरह से आप लड़ते हुए दिख रहे हैं, जो टीएमसी को आखिर दिक्कत क्या है कि बीरभूम में आज अगर राहुल गांधी की यात्रा है तो पुलिस ने वहां राहुल गांधी की यात्रा की इजाजत नहीं दी, और उसमें ये उनका एक्सक्यूज था कि वो वहाँ पे एग्जामिनेशन है लोकल बोर्ड में, तो वो एग्जामिनेशन के चलते वो राहुल गांधी की यात्रा नहीं हो सकती है। और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता जी प्लीज राहुल गांधी को बस में बैठा के आप कम से कम बॉर्डर छोड़ दीजिए। तो ये चट्टानी एकता का जो परसेप्शन आपने दिखाया था, वो जमीन पे जब आप लड़ते हुए दिखते हैं
तो इस देश के लोगों को पता चल गया होगा कि शायद आप जिस मकसद से सत्ता को पाने के लिए एक हुए थे, वो सत्ता के पाना तो दूर, चुनाव से पहले ही आप टुकड़े टुकड़े में बटे दिखाई दे रहे हैं। लाल जी जी बिल्कुल, वो दिखाई पड़ रहा है सामने। चारू जी के पास मैं आऊँ उससे पहले दीपक जी के पास चलता हूँ। दीपक जी, असम में मुझे याद है, असम में जब सिर्फ प्रशासन ने इतना सा कहा कि अभी नहीं आकर के शाम में मंदिर में आइए, तो वहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा, ठीक है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में देखिए कि आपको ममता बनर्जी यात्रा की इजाज़त नहीं दे रही हैं, टीएमसी वाले पथराव कर रहे हैं और यहाँ केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि गठबंधन बरकरार है। तो ये क्या मतलब, ऐसी भी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की, बताइए। देखिए लाल जी, सबसे बड़ी बात यह है, जब आप कहते हैं ना, ममता बनर्जी ने एक रीजन बताया कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है भाई, रूट बदल दिए जाएंगे, रास्ते आज बन जाएंगे, लेकिन आसाम सरकार ने कारण नहीं बता पाया कि आपकी रैली को इजाजत क्यों नहीं दिया जा रहा है। बाजार है, हॉस्पिटल है, क्या है, सरकार बेनकाब। मैं मंदिर प्रशासन वाली बात कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी चीज को रोकने के लिए उसके पीछे मंशा क्या है, उसको हमें बताना पड़ता है ना। आप डिबेट कर रहे हैं, आपके डिबेट के पीछे मंशा है कि देश को बात समझ में आए, कांग्रेस के मन में क्या है, जी बिल्कुल बिल्कुल क्या है, बिल्कुल मंशा है आपकी। लेकिन अगर डिबेट के मंशा हो जाए कि सिर्फ भाजपा या कांग्रेस ना, आपकी भी पूरी बात आनी चाहिए। आइए, बिल्कुल पूरी बात है। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने कहा कि मनसा क्या है। अगर ममता दीदी ने यहाँ पे इजाजत नहीं दिया, उनका मनसा है कि भाई बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, चलिए हम बच्चों का सम्मान करते, हमारा भी मकसद है देश का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। अच्छा, पथराव वाले पर भी जवाब दे दीजिए। आ रहा हूँ चारू जी, आ रहा हूँ। पथराव वाले पर भी जवाब दे दीजिए। पथराव कौन कर रहा नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन सवाल करेगी। दूसरी बात मैं कहता हूँ, आप जो बातें कर रहे थे रिपोर्ट से लेके आपके आएंगे पत्रकार महोदय जो थे, सलाहकार विनोद जी, और आप सबसे विनोद जी से भी बताना चाहता हूँ, रामचंद्र जब युद्ध के लिए गए थे ना, वानर, भालू, रीछ सबको एक साथ लेके चले गए थे, क्योंकि आपने अयोध्या का भी अभी उदाहरण दिया था। तो मैं कहता हूँ, देश की लड़ाई है, देश को लोकतंत्र की लड़ाई है, महंगाई से लड़ाई है, नारियों के सम्मान की लड़ाई है, बलात्कारियों से देश को बचाने की लड़ाई है। तो इसमें हर व्यक्ति जी सहयोग देगा और गठबंधन भी बनेगा, सरकार भी बनेगी और भाजपा को परास्त करके आएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज, इसमें ठीक है, चारू जवाब देंगे, लेकिन इसमें एक चीज दिख रही है। 10 सेकंड और दे दीजिएगा मेरे को। दूसरी बात आप देखिएगा, महाभारत में जब अहंकारी दुर्योधन के पास चारों दिशाओं से बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे, उसके साथ बैठना शुरू कर देते थे। दीपक जी, लेकिन अर्जुन के साथ कौन था? ठीक है दीपक जी, आपने रामायण महाभारत का उदाहरण तो दिया, रामायण महाभारत का उदाहरण तो दिया दीपक जी, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि देखिए आप कर क्या रहे हैं कि अभी जैसे ममता बनर्जी जब तक साथ हैं तब तक तो आप ये कह रहे हैं भाई ममता बनर्जी हमारे साथ हैं, अब नीतीश जी जब निकल गए तो उनको जो है गिरगिट करार दे रहे हैं, इस तरह से सहयोग लेकर। हाँ चारू जी, आ रहा हूँ। अब चारू जी आप जवाब दीजिए इनकी बातों का। और दूसरी बात ये कि ये आपको लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं न्याय यात्रा निकाल करके विपक्ष की एकता की संभावना को कम कर दिया है, कांग्रेस ने नुकसान हो रहा है कांग्रेस को? लालचंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दीपक जी ये तो बता पा रहे हैं कि यात्रा को पश्चिम बंगाल से जाने नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। ये नहीं बता पा रहे कि ममता दीदी, इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती। क्योंकि देखिए आज की डिबेट का आधार तो अलायंस है ना, चुनाव है, यात्रा नहीं है। तो आप यहाँ पर मत बताइए ममता दीदी का बचाव करते हुए यात्रा क्यों नहीं जाने दी, ये बताइए कि आप साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। आपकी दोस्ती इतनी घनिष्ठ है, आपकी मित्रता इतनी ये तो कह रहे हैं कि भाई गठबंधन बरकरार है, वो तो ममता दीदी कह रही हैं एकला चलो रे, ममता दीदी अपनी तरफ। हाँ भाई, गठबंधन तो दो तरफा ही होता है ना। तो मैं और कोई उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि राहुल जी वो नेता हैं जो अपनों को नहीं मनाते, तो परायों को जाने से क्यों मनाएंगे। राहुल जी की पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो पिछले कुछ समय में उन्हें लगातार छोड़ के जाते रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाएं, जाते हैं
छोड़ के, और क्योंकि शायद उन्हीं का स्वभाव कुछ दुर्योधन जैसा होगा, थोड़ी एरोगेंस ज्यादा होगी, थोड़ा घमंड ज्यादा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे। और जिस चुनाव की ये बात करते हैं, मैं याद दिला दूं इन्हें कि 100 दिन नहीं बचे हैं इस चुनाव के। हाँ, तो या हमने भी तो रिपोर्ट आप में एक देखा। टेबल पर बैठकर सीट शेयरिंग डिस्कस कर लीजिए, या आप अपनी यात्रा निकाल लीजिए। इस यात्रा में इंडिया अलायंस का कोई भी साथी जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में आपके पास साथी नहीं है, जेडीयू ने आपका साथ अब छोड़ दिया। उसके बाद आ रहा हूं आम दीपक आदमी जी, आ रहा पार्टी ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया था, चाहे वो पंजाब की बात हो या दिल्ली की बात हो। एसपी और आरएलडी ने आपका लेवल 11 सीटों का लगाया है, और वो 11 सीट भी आपसे डिस्कस नहीं करी है। तो समाजवादी एक तरफा पार्टी ने भी ऐलान आपको कर एक दिया। तरह से परे कर दिया। हाँ। डीएमके और कांग्रेस तो दशकों से साथ लड़ते आए हैं, तो आज जी, अगर जी। ये साथ लड़े या ना लड़े कोई नई बात नहीं हो जाएगी। है, अच्छा, और लेफ्ट के साथ इनका आंकड़ा कैसा है हमें मालूम है। कांग्रेस ने खुद ही कह दिया कि लेफ्ट के साथ मिलकर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं तो पहले ये कहना चाहूंगी कि इस इंडिया अलायंस को पहले तो अलायंस कहना छोड़ दीजिए, ठीक क्योंकि है। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो राहुल जी का देखो अपना देश है, वो ऑब्जेक्टिव है। और ठीक, राहुल अच्छा, जी अपना आप कह रहे हैं कि भारत भ्रमण कर रहे हैं, है ना? भारत भ्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ठीक है, मोदी जी के ठीक है। आदेश पर देखो मैं आ रहा अपना हूँ, देश कर रहे हैं। आ रहा हूँ। दीपक जी जवाब देंगे, लेकिन जरा विनोद जी से एक टिप्पणी लेके उसके बाद दीपक जी आ रहा हूँ। विनोद जी, हमने बात की कि किस तरह से ये यात्रा कहीं ना कहीं सहयोगियों को कांग्रेस से अलग कर रही है, लेकिन अब इसमें एक बात ये भी है कि कांग्रेस क्या मजबूर लाचार भी हो गई है क्या? कि देखिए, टीएमसी का रवैया देख लीजिए, और उसके बाद मुझे लगता है कि तब तक ममता बनर्जी को भी उसी तरह कहते रहेंगे कि बरकरार है, जैसे कांग्रेस कल तक नीतीश कुमार के लिए कह रही थी कि बरकरार है। अब जब चले गए तो कहते हैं गिरगिट है। लाल जी, मैं दीपक जी की ही बात कर रहा हूँ। मैं दीपक जी की तारीफ करते हुए बात करता हूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कम से कम कांग्रेस को एक टेबल पे ला दिया है, जो सारे विपक्ष के लोग चाहते थे, गठबंधन के लोग चाहते थे कि कांग्रेस और से और सेक्रीफाइस करे। तो कम से कम आप ये देखिए कि इस खबर पे हम लोगों ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया होगा कि अभी जो एक रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पे 72 करोड़ रुपया खर्च किया। ये पहले की बात बता रहा हूँ, पहली यात्रा की। ये 2O है। अच्छा, तो ये कुल मिला के अगर कांग्रेस ने इस पे 150 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है राहुल जी के लॉन्चिंग पे जी, तो ये मतलब साफ है कि विपक्ष के सामने में उन्होंने एक चुनौती तो दी है। और वो चुनौती है कि अभी राहुल गांधी का जो आप रूट मैप देखेंगे, असम से लेके और आप देखते महाराष्ट्र तक रूट मैप में, तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाते हुए दिखेंगे आपको राहुल गांधी की यात्रा, जिसमें मुस्लिम बहुल की तादाद ज़्यादा है, जिसमें जिसकी वोट बैंक को लेके ममता दीदी को भी परेशानी है, वही परेशानी लालू यादव और तेजस्वी कम से कम जेडीयू को भी थी, वही ऐसा लगता है सपा कि को भी थी। इनको चुनौती तो देना था तो एनडीए ये को। एक तरह से जब राहुल गांधी खुद चुनौती हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये गठबंधन की एकता में दरार पड़नी ही थी। ममता बनर्जी आज क्यों इतनी मजबूर हो गई है कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से बंगाल में, उत्तर बंगाल में खास के निकली है, तो वहां वो 4 दिन से यात्रा पे वो भी है। तो वो भी अच्छा। वो हर बात में राहुल गांधी की यात्रा का ही जिक्र कर रही है। राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं, जो मोहब्बत की दुकान वो बताते हैं। और ममता दीदी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की भारत यात्रा को ही कोस रही है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने एक इम्पैक्ट तो अपने विपक्षी गठबंधन में दिया है, और वो ये इम्पैक्ट है कि वो झुकने वाले नहीं है और कोई इससे ज्यादा सेक्रीफाइस करने वाले नहीं है। कांग्रेस ने अपनी एक लाइन खींच दी है, आपको लगता है ना दीपक जी? चुनौती तो देना था एनडीए को, लेकिन ऐसा लगता है कि यात्रा जहां जहां से गुजर रही है और जो रिस्पांस आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि चुनौती एनडीए को नहीं, चुनौती उल्टे इंडी को मिल रही है यात्रा से। सबसे बड़ी बात है लाल जी, आज परसेप्शन की राजनीति हो रही है। आप दिखा क्या रहे हैं, जनता देख क्या रही है, जनता को समझाया क्या जा रहा है टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पर जनता होशियार है, जनता को सब कुछ समझ में। विनोद जी ने बड़ा अच्छा बात बोला कि 70 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए खर्चा किया कांग्रेस ने। विनोद जी मोदी जी की भी रैली कवर करते होंगे, इनको पता होगा कि मोदी जी की एक एक रैली में 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। शायद विनोद जी कुछ मजबूरियां होंगे उस रैली का पैसा बताने में, खर्च बताने में। हमारे तो एक एक रुपए का हिसाब है, कहाँ से पैसा आया कहाँ से गया। हिसाब तो सब देते हैं, हिसाब तो खैर सब देते हैं। बिल्कुल हिसाब सब देते हैं। तो पर विनोद जी को मैं बताना चाहता हूँ, ज्ञानवर्धन कभी वो मेरा कर देते, कभी मैं उनका कर देता हूँ, चलता रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग लेते रहना चाहिए। तो बताएं देश को कि मोदी जी एक रैली के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, बीजेपी की एक रैली में कितने करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए जाते हैं ऐसे ही भारत माता के नाम पे, है ना।
तो इसका जवाब चारू जी ने देंगी, वो उन्होंने हाथ उठाए। मैं आ रहा हूं चारू जी, लेकिन पहले दीपक जी को पूरी बात करने दीजिए। चारू जी का तो यहाँ पे इस डिबेट में कोई काम ही नहीं, तेरे अंगने में हमारा क्या काम है वाली बात है कि बात आप इंडिया अलायंस की कर रहे हैं, तो चारू जी तो यहाँ पे महंगाई की बात करें, अच्छे दिन की बात करें, बहुत हुई नहीं। चारू जी का काम ये है, मैं बताता हूं चारू जी का काम क्या है, मैं बताता हूं। चारू जी का काम ये है कि जो भी आप सवाल उठाएंगे विपक्ष के तौर पर, उसका जवाब देने की जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है, यही देंगी जवाब। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था यहाँ मोदी जी, 21,000 का अभी चारू जी जवाब देंगी। चारू जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले दीपक जी। और दूसरी बात है, देखिए राम मंदिर को आपने बात कही शुरुआत में कि कांग्रेस विपक्ष, राम मंदिर को पूरा देश सम्मान करता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो राम का सम्मान न करता। जाकिर सैम पित्रोदा ने तो कुछ और बोल दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश को ये बताएं कि उनके मंत्रालय के लोग क्यों नहीं गए, गृह मंत्री क्यों नहीं गए, रक्षा मंत्री क्यों नहीं गए, मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं बुलाया। तो नरेंद्र मोदी जी को फोटोशूट करवाना था, अकेले में दिखना था, बड़े फ्रेम में दिखना था। तो नरेंद्र मोदी जी इतने अहंकारी व्यक्ति हैं, अच्छा ठीक है, व्यक्ति हैं। अब मैं जवाब ले लेता हूं चारू जी से। दीपक जी, अब चारू जी से सारे सवालों का जवाब दीजिए। चारू जी, आपके लिए वही सवाल हैं जो दीपक जी ने उठाए। बिल्कुल। और लालचंद्र जी, आप एक बात देखिए, इतने रिटॉरिक्स में कांग्रेस को जाना पड़ता है। हर बार जब राम मंदिर का वो नाम लेते हैं, कितने निरादर से लेते हैं। आप राम मंदिर के बारे में बात करना छोड़ दीजिए, वो हो चुका है ना, मंदिर का उद्घाटन भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। आप अगर मुद्दों पे रहना चाहते हैं और दीपक जी, अब चारू जी का जवाब। दीपक जी, अब चारू जी का जवाब। मत होइए। देखिए, मैं जानती हूँ कि पार्टी के सारे लोग कांग्रेस को छोड़ के चले जा रहे हैं, इतने उत्तेजित हो जाएंगे। सारे आपके सवाल बिल्कुल धैर्य के साथ सुनेंगे। अब जवाब सुनिए, दीजिए चारू। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये विपक्ष का जो रिकॉर्ड है ना, ये 3 शब्दों पर अटक गया है। पहला शब्द है इनका बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के बारे में मैं इनको 2-3 असलियत बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का जो लेवल है 11% से 3% पर आ गया। और मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखिए, नौकरी का मतलब 9 to 5 सरकारी नौकरी ही नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा देश का भी डेटा दीजिए। देश मैं आ रही हूँ, मैं वहीं पर आ रही हूँ। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। देखिए, मोदी सरकार की एक विजन, एक प्लान है, जिसके तहत जब भारत आगे बढ़ता है तो सारे नौजवान इस देश के सशक्त होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, विश्वकर्मा योजना। जब विश्वकर्मा योजना के तहत जनता तक पैसे पहुंचते हैं, वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो इस पैसे से अपना रोजगार चलाते हैं। हाल ही में सबसे पहले अभी सूर्योदय योजना का अनाउंसमेंट मोदी जी ने किया। 1 करोड़ घरों के ऊपर। चारू जी, अर्थव्यवस्था पर उतना ही जवाब दीजिएगा जितना दीपक जी ने पूछा, फिर राजनीति पे हम लोग आ जाएंगे। नहीं, मैं तो व्यवस्थाओं पर ही जवाब दे रही हूँ। तो मैं दीपक जी को ये बता रही हूँ कि आप ही 50 साल पहले की दुनिया से निकलिए। और भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इसीलिए ही है क्योंकि भारत में काम है। जितना कैपेक्स हमारा यहाँ पर इन्वेस्ट होता है, जितना डेवलपमेंट होता है, उतना रोजगार होता है। दीपक जी, आप इन कॉन्वर्सेशंस में मत रहिए। गरीबी की बात करते हैं, 25 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। अगर आप गरीबी की बात करते हैं तो ये याद रखिए कि जो इन्फ्लेशन का अमाउंट कांग्रेस के जमाने में 10 के भी पार होता था। ठीक है, तमाम आंकड़े हैं। देखिए, तमाम आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं। गुब्बारे से उड़ाते हैं। इस गुब्बारों के पीछे इनके पास ना कोई तथ्य नहीं होता। और यही समस्या है कांग्रेस और उनके सारे सपोर्टर्स की। आज ये यात्रा पे चल रहे हैं, जब ये सीट शेयर, हाँ मैं आ रहा हूँ दीपक जी, छोटा सा काउंटर कीजिएगा। जनता के प्रति थोड़े समर्पित रहते हैं। अरे भाई, ये तो वो लोग हैं जो भारत माता के हिस्से को बंजर कह के चाइना को गिफ्ट कर दिया करते थे। अभी भी उत्तर दक्षिण की बात कर रहे हैं, अभी भी इनके उत्तर दक्षिण की बात हो रही है। दीपक जी, छोटा सा काउंटर कीजिए। अलग देश बनाने की बात करते तो इन्हें समझ ही नहीं आएगा। दीपक जी, छोटा सा काउंटर, दीपक जी का छोटा सा काउंटर। देखिए लाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के पास आज दामन में क्या है। भाजपा के पास नेहरू को गाली देने के लिए भरपूर इनके गुलदस्ते भरे हुए। आज गांधी को गाली देते हैं। ठीक है, चलिए, अपनी अपनी बातें जो है ना, अपनी अपनी बातें जनता के सामने रखिए। और 100 दिन से भी कम रह गए दीपक जी, 100 दिन से भी कम रह गए। सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चारू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 100 दिन से कम रह गए। अब जरा सीट शेयरिंग पर बात बढ़ाइए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जो है वो बड़ी खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि यूसीसी समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
तो उत्तराखंड में ये लागू करने की पूरी तैयारी हो गई है। कल 3 फरवरी यानी शनिवार को उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें इस पर मुहर लगने की संभावना है और उसके बाद यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसमें आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रख दिया जाएगा। फिर 6 फरवरी को यानी अगले ही दिन इसको सदन में लाए जाने की संभावना है और सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास इसे मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये अधिनियम बन जाएगा और राज्य में कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। तो अब क्या कुछ इसकी खास बातें हैं जो सूत्रों के मुताबिक पता चल पा रही हैं, वो हम आपको बताते हैं कि सूत्रों के अनुसार यूसीसी के इस मसौदे में 400 से भी अधिक धाराएं शामिल हैं। और क्या खास बातें हैं और किस लक्ष्य के साथ ये किया गया है? दरअसल मसौदे का लक्ष्य है पारंपरिक रीति रिवाजों से उत्पन्न होने वाली गलत भावनाओं को खत्म करना और उस पर काफी ज्यादा काम किया गया है। यूसीसी कानून के लागू होने के बाद लड़कियों की शादी की उम्र और संपत्ति के अधिकार में समानता आ जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सबको समान अधिकार मिलने लगेगा। जानकारी के मुताबिक समिति ने अपनी सिफारिश में विवाह पर सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्था की बात कही है और समिति ने विवाह की संख्या भी निर्धारित करने की बात की है। समिति चाहती है कि केवल एक शादी की इजाजत हो सामान्य तौर पर। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी समिति ने पर्सनल लॉ के बहुविवाह पर रोक लगाने की भी बात की है और साथ ही सभी शादीशुदा लोगों के लिए वैवाहिक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही इस समिति ने तलाक के संदर्भ में भी सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्था की मांग की है। इसमें धर्म के आधार पर अलग अलग व्यवस्था ना हो। तलाक होने की स्थिति में भरण पोषण और विवाहित महिला के अधिकार पर भी समान अधिकारों की पैरोकारी इस समिति ने की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद कहा कि इस मसौदे का परीक्षण किया जाएगा और सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद इसे आगामी बजट सत्र में ही पारित होने के लिए रखा जाएगा। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे। तो मुख्यमंत्री की बात से तो लग रहा है कि बिल्कुल प्राथमिकता में। अवधेश नौटियाल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा चर्चा के लिए। अवधेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड सरकार की बिल्कुल प्राथमिकता में है ये और अब जल्दी ही उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जो ये हफ्ता आने वाला हफ्ता है, इस हफ्ते बिल्कुल उत्तराखंड में जो यूसीसी है वो लागू हो जाएगा और कल जो है कैबिनेट इस पर अपनी मोहर लगा देगा। कैबिनेट की मोहर के बाद जो 5 तारीख से विधानसभा का सत्र होने जा रहा है उसमें इसको सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसके साथ ही इस पर जो है व्यापक चर्चा होने की मुझे पूरी उम्मीद है और ये चर्चा के बाद ये राज्यपाल को इसको सरकार भेज देगी। अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल के साथ ही सरकार इसको राष्ट्रपति को भी भेजने की बात कह रही है, लेकिन इस पर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रपति भवन भी भेजा जाएगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आज जो है उत्साह का माहौल है, क्योंकि इस विधेयक के लागू होने से कहीं ना कहीं तमाम चीजें, जिन चीजों को लेकर एक भेदभाव रहता है, जो अलग अलग जो नीतियां कहते हैं कि अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग चीजें चलती हैं, तो वो सब एकजुटता आ जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार जो है सर्वधर्म सद्भाव का संदेश लेकर उत्तराखंड में आगे बढ़ रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपने चुनाव में कहा था कि हम एक यूसीसी को लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 का जब चुनाव यहाँ पर उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव था, तो उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को पहला राज्य बनाएंगे जहां यूसीसी लागू होगा। तो इस दिशा में सरकार ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रही है।
कल कैबिनेट में इसे रखा जाएगा। इसी बीच सरकार इसका जो ड्राफ्ट का जो भी अध्ययन कर रहा है, सरकार उसका अध्ययन भी करेगी। सरकार चाहती है कि जब विधान सदन के पटल पर रखा जाए तो विस्तार से इस पर चर्चा हो, ताकि विपक्ष को यह कहने का मौका ना मिले कि सरकार जो है एकदम लेके आ गई और उसको तेजी से, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत सारे बिंदुओं पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन उसका सवाल खड़ा करने का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट की रिपोर्ट अभी सौंपी गई है। रिपोर्ट का किसी ने अध्ययन नहीं किया, रिपोर्ट को किसी ने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट में सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है। तमाम जो बहुविवाह की प्रथा है उसको खत्म होने की बात कही जा रही है। जो लिव इन रिलेशन को लेकर लड़के लड़कियां साथ रहते थे और बाद में तमाम तरह की खबरें आती थी, एक दूसरे पर आरोप लगते थे, तो कहीं ना कहीं उसको भी कानूनी मान्यता देने की पैरवी की जा रही है। जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसको 21 साल जो किए जाने की पैरवी इसमें की जा रही है। जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको, वो महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत किए जाने की इसमें बात की जा रही है। साथ ही जो भी जितने भी धर्म है, सब धर्मों के जो धर्म गुरु है उनसे बात की गई है, जो समाज सेवी है उनसे बात की गई है, जो नौकरशाही है, अधिकारी है, तमाम हर किसी से कहीं ना कहीं इस बारे में व्यापक विचार विमर्श से आया। जी, उसके बाद ही ये रिपोर्ट आई है। हाँ, बिल्कुल। और ये बात भी सही है कि इससे पहले गोवा में एक तरह का समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन अब लगता है उत्तराखंड ये राज्य बनेगा जो कि ये यूसीसी के नए ड्राफ्ट के साथ आ रहा है और वहाँ पर कानून लागू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अवधेश नौटियाल जुड़ने के लिए आपका और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या कुछ गड़बड़ झाला हुआ है क्या पश्चिम बंगाल की ओबीसी लिस्ट में। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर। इस वक्त अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी जो ओबीसी आयोग है, उसने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को आयोग के समक्ष उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया है। और हम आपको आगे बताएंगे कि ये मामला है क्या, क्यों ये समन दिया गया है पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को। 8 फरवरी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिन में 2 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की पिछड़ी जातियों की सूची में कुल 179 जातियां शामिल हैं, जिनमें से 118 जातियां तो सिर्फ मुस्लिम समाज की हो चुकी हैं। यही मामला है। पश्चिम बंगाल में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को ए और बी श्रेणी में विभाजित किया गया है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ कहाँ पर कितने लोग हैं, कितनी जातियाँ हैं। ए श्रेणी में 81 अति पिछड़ी जातियाँ हैं, इनमें से 73 जातियाँ मुस्लिम समाज से हैं। और अब आइए बी श्रेणी में। बी श्रेणी में 98 पिछड़ी जातियाँ शामिल हैं, उनमें से 45 जातियाँ मुस्लिम समाज से, सिर्फ मुस्लिम समाज से। तो यही वो मामला है और इसी मामले को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को तलब किया है। सीधे चलते हैं इस समय आपको हरियाणा के सूरजकुंड, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को संबोधित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा के पर्यटन मंत्री श्री कुंवर पाल जी, जनप्रतिनिधिगण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, मैं इस मेले में भागीदारी करने वाले सभी शिल्पकारी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन केंद्र सरकार तथा हरियाणा की राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। इस मेले के आयोजन से जुड़े सभी मंत्रालयों और विभागों की मैं सराहना करती हूँ। इस मेले में उत्साह से भाग लेने वाले सभी आगंतुकों भी प्रशंसा के पात्र हैं। वर्ष 1987 से शुरू किया गया ये वार्षिक मेला
एक सफल आयोजन के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। इस सफलता के लिए मैं इस मेले से जुड़े वर्तमान और पूर्ववर्ती टीमों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इस वर्ष के मेले का आयोजन करने के लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम की जितने भी सदस्य उनको मैं बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। Ladies and gentlemen, I am happy to learn that Tanzania is the partner nation for this year's Mela. I extend my greetings to our friends from Tanzania who have come all the way to take part in this Mela. I had the pleasure to hosting Her Excellency President Samia Suluhu Hassan in October last year. During our discussions, we agreed on the importance of future expanding our cultural exchanges. I am sure that visitors to the Mela will get a chance to experience the vibrant and colorful Tanzanian arts and crafts, including wood carving, pottery, and weaving. This is also a wonderful platform to showcase Tanzanian dance, music, and cuisine, in which we can also glimpse some Indian influence thanks to the centuries of people-to-people contact between India and East African coast. Tanzania's participation as the partner nation in this Mela highlights India's engagement with the African Union. I also extend a very warm welcome to participants from several other countries who are here to enrich this Mela. The presence of participants from Tanzania and other countries makes this Mela truly international. Art and crafts cut across borders and build bridges of understanding. Arts and crafts persons are creative ambassadors of humanity. देवियों और स्वजनों, इस वर्ष के मेले के साझेदार राज्यों गुजरात की कला परंपरा अत्यंत समृद्ध है। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों के शिल्पकार पटोला, रोगन चित्रकारी, टोंगलियान शाल और कपड़े, बांधनी तथा संकड़ा फर्नीचर जैसी अनेक कलाओं को जीवंत रखते हैं। मैंने कुछ कलाओं का ही नाम लिया है, लेकिन सभी कलाएं अनमोल है और इन कलाओं को आगे बढ़ाने की कलाकारों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे गुजरात की पारंपरिक कला माता नीपछेड़ी के प्रसिद्ध शिल्पकार श्री भानुभाई चितारा की जी जो वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने का मुझे अवसर मिला है। गुजरात की चित्रकार पिथौरा के सुंदर प्रदर्शन करने वाले श्री परेश राठवा जी को भी मैं 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मुझे मिला, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पुरस्कार मिला तो एक सम्मान है, लेकिन सच्चे कलाकारों की अपनी कला को निखारने में जो आनंद आता है वो सबसे बढ़कर है। मैं आप सभी कलाकारों को साधक मानती हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस वर्षों के मेले के सांस्कृतिक भागीदार है। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम से मुझे असम की बहन श्रीमती हेमप्रभा सूतिया जी का स्मरण किया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मुझे मिला। हेमप्रभा जी ने भगवद गीता और अन्य महान ग्रंथों की कथा और दर्शन को हथकरघे से कपड़े पर सजीव कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट की एक और बहन नागालैंड की श्रीमती नोइहुनुओ सोरी जी ने अनेक कठिनाइयों के बीच हथकरघा और हस्तशिल्प में
महारत हासिल की है और उन्हें आगे बढ़ाया है। उनको भी मैं 2023 के पद्मश्री पुरस्कार में सम्मानित करने का अवसर मिला। देवी और स्वजन, हमारे शिल्पकार भाई बहनों ने हमारे देश की कला विरासत को संजो कर रखा है। इसके लिए मैं देश के सभी शिल्पकारों की सराहना करती हूँ। हमारे मृत शिल्पी और मूर्तिकार मिट्टी और पत्थर में प्राण फूंक देते हैं। हमारे चित्रकार रंगों के माध्यम से ऐसे चित्र बनाते हैं जो जीवंत लगते हैं। हमारे शिल्पकार विभिन्न धातुओं और लकड़ी जैसे ठोस पदार्थों को आवश्यक आकार और स्वरूप प्रदान कर देते हैं। हमारे कल्पनाशील बुनकर वस्त्रों और परिधानों में अद्भुत सुंदरता का सृजन करते हैं। ऐसे अनेक कलाओं की हमारे देश के शिल्पी सदियों से हमारे देशवासियों के जीवन को सजाते संवारते रहे हैं। ऐसे शिल्पी भारत के सभ्यता और संस्कृति के निर्माता भी रहे हैं और संरक्षक भी। आज के हमारे शिल्पकार भाई बहन हमारे सभ्यता और संस्कृति के उस अनमोल विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मेला हमारी सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। ये मेला हमारी परंपरा और उत्सव भी है और नवीनता का भी है। ये मेला हमारे शिल्पकारों को कला प्रेमियों से जोड़ने का प्रभावी मंच भी है। ये मेला कला प्रदर्शनी भी है और व्यापार केंद्र भी है। मैं अभी यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैं पूछ रही थी अभी, ये इतने दिनों से जो मेला चल रहा है, इतने सारे लोग, हजारों स्टॉल यहाँ लग रहा है देश विदेशों से, कितने खरीद बिक्री हो रहा होगा? तो उन्होंने बताया शायद 20 करोड़ से ज़्यादा होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे केवल खरीद बिक्री नहीं, यहाँ का जो शिल्पकार होते हैं, बुनाकार होते हैं, जो भी कला संस्कृति से जुड़े जो शिल्पी होते हैं, उनका प्रतिभा भी लोग जानते हैं और बाद में उनके साथ संपर्क रखते हैं और इसके लिए हम लोगों का आर्थिक जो विकास भी होता है। इसीलिए ये मेला बहुत ही सुंदर मेला है। ये मुझे लगता है यार इसका भविष्य और भी सुंदर होगा और भी उज्जवल होगा। ये मेला अनेक देशों के हस्तशिल्पियों का महाकुंभ भी है। इस मेले के आयोजन के लिए मैं एक बार फिर सभी आयोजकों संस्थाओं की और विभागों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस मेले के आयोजन के सभी उद्देश्य प्राप्त कर लिए जाएंगे। मैं सभी शिल्पकारों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का। सीधा प्रसारण आप हरियाणा के सूरजकुंड से देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को संबोधित किया और उन्होंने तमाम बातें कही कि क्या महत्व है इस मेले का। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।